Hello everyone, so in this video we'll discuss about the NCERT highlight of class 12th chemistry chapter number 3 chemical kinetics. ठीक है, तो इस बेसिकली लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स का ओवरव्यू एक तरीके से एनसीईआरटी हाईलाइटिंग जो है देखने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एनसीईआरटी से लिखे हुए बिल्कुल आपको दिखाई देंगे। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपके पास वह फर्स्ट पेज पर ही आपको लास्ट पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इट इज़ अ पॉइंट हियर वी गो, thermodynamics tells us only about the feasibility of reactions, whereas chemical kinetics tells about the rate of a reaction। है ना, हमने 11th क्लास के अंदर जो है थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स क्या बता देती है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं, है ना, कोई रिएक्शन होने लायक भी है नहीं, कोई रिएक्शन हो सकती है नहीं, तो उसकी फिजिबिलिटी क्या है ना, तो वो बताता है थर्मोडाइनमिक्स। लेकिन वो पर्टिकुलर रिएक्शन कितनी स्पीड से होगी केमिकली वो बताता है केमिकल काइनेटिक्स। तो हमारा जो चैप्टर है ना केमिकल काइनेटिक्स, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि कितने रेट से यानी कि कितने स्पीड से आपकी जो रिएक्शन है वो हो जाएगी, वो हमें बताता है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब हमारे पास एक और पॉइंट इसमें है। ओके, 4.3 एग्जाम्पल के नीचे। ठीक है, सो हियर इज द पॉइंट। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश हुई है, देखिए यहाँ लिखा है रेट लो for any reaction cannot be predicted by merely looking at the balanced chemical equation। यानी रेट लो को आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ देखने से सिर्फ नहीं बता सकते कि रेट लो क्या होगा। दैट इज थियोरेटिकली आप नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंटली आपको बताया जाता है कि रेट लो एक्चुअली में होगा कैसा। ठीक है, क्योंकि जो आपका रेट लो में ऑर्डर लिखा जाता है हर एक रिएक्टेंट के ऊपर, वो एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है, ना कि थियोरेटिकली। ठीक है, इसीलिए आप रेट लो को थियोरेटिकली नहीं बता सकते सिर्फ बैलेंस्ड इक्वेशन की तरफ देख करके कि भाई ये होगा रेट लो। आपको एक्सपेरिमेंट जो है करने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल सीक्वेंसेस होती हैं, उसके बेसिस पर आप ऑर्डर्स पता करते हो रिएक्शंस के, रिएक्टेंट के, उसके बाद आपको पता चलता है कि येस इट इज़ द रेट लो। ठीक है, अब देखिए अलग अलग ऑर्डर वाली रिएक्शन के अलग अलग रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है जीरो ऑर्डर की जो यूनिट होती है, दिस इज मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट होती है वो होती है पर सेकंड, और सेकंड ऑर्डर की होती है पर मोल लीटर पर सेकंड। ठीक है, इट इज़ दे आर द यूनिट्स। ठीक है, अब यहीं पे हमें एक और चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, दैट इज the reaction can be unimolecular when one reacting species is involved। यानी कि अगर सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीसीज हमारे रिएक्शन में है, मतलब जो हमारी रिएक्शन है ना उसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट है, ठीक है, तो हम उस रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर कहते हैं। तो रिएक्शंस यूनिमोलिकुलर भी हो सकती हैं अगर हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज सिर्फ एक है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो चलिए इस रिएक्शन को देख लेते हैं, ये रिएक्शन कैसे लिखी जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, NH4NO2। ठीक है, तो ये अमोनियम नाइट्रेट होता है। तो जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट है जो बनते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन गैस और दूसरा होता है वाटर। ठीक है, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास H2 जो है 4 हो गए, और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया यहाँ से। तो आप देख सकते हो कि अमोनियम नाइट्रेट जो है आपके पास यहाँ पर, जो ये अमोनियम नाइट्रेट है ये दो प्रोडक्ट में टूट गया। पहला है नाइट्रोजन N2 की गैस और दूसरा है वाटर के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम यूनिमोलिकुलर है जो बोल देंगे, यानी कि यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट था लेकिन यहाँ से हमें 2 प्रोडक्ट है जो बन गए हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट थी कि इसमें रिएक्टेंट है जो एक था। ठीक है, इसलिए आप इसको यूनिमोलिकुलर बोल सकते हो, है ना। मोलिकुलरिटी क्या होती है, मोलिकुलरिटी होती है कि कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं।
प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, यानी कि कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, ताकि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन देखो यहाँ पे भी आपके लिखी हुई है बुक के अंदर में, जिसमें लिखा है NH4NO2, यानी कि आपका जो अमोनियम नाइट्रेट है वो डिकम्पोज होके आपको नाइट्रोजन और H2O की 2 मोल्स है जो बना करके देगा। फिर आपको एक एग्जाम्पल और यहाँ पर लिखा है, वो एग्जाम्पल है बायोमोलिकुलर रिएक्शन का। यहाँ पर क्या है, आपको हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स हैं जो आपस में डिकम्पोज होंगे और आपको H2 और I2 बना करके देंगे। तो यहाँ पर ये रिएक्शन बायोमोलिकुलर है क्योंकि यहाँ पे आपने 2 मोल है जो यूज़ करे हैं HI के। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो आपके पास अमोनियम नाइट्रेट का सिर्फ 1 मोल था, है ना। यहाँ पे 2 मोल है, भले वो एक जैसे हों दोनों के दोनों, लेकिन वो 2 मोल्स हैं, तो इसलिए आप इसको बायोमोलिकुलर कह सकते हो। इसी तरीके से आपके पास ट्राईमोलिकुलर का भी एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। इसमें क्या है कि आपको 2 मोल दिए हैं NO के, और 1 मोल है आपके 1 मॉलिक्यूल है आपके पास ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये 3 हो गए टोटल। तो 3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप इसको बोल सकते हो ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन। अब आप ऐसा बोलोगे ऐसे तो 4, 5, 6 पता नहीं कितने हो जाएंगे, तो देखिए हो तो सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना। यहाँ पे लिखा है आपके पास द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज वेरी स्मॉल, है ना। कि ये प्रोबेबिलिटी कि 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे एक साथ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे, ये बहुत कम होती है ना। इसलिए मोर देन 3 वाली मोलिकुलैरिटी की जो रिएक्शन होती हैं वो बहुत कम पाई जाती हैं। ठीक है, यानी टेट्रा मोलिकुलर या जो आपका जो पेंटा मोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं, हेक्सा मोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं, ये बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं। 3 से ज़्यादा तो बहुत कम आपको देखने को मिलती हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मोलैरिटी और आपका जो ऑर्डर होता है वो एक जैसी चीज़ें होती हैं, नहीं। मोलिकुलैरिटी अलग चीज़ होती है, ऑर्डर अलग चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको एग्जांपल को देखते हो यहाँ पर, तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर 1 मोल आपके पास KClO3 का है, 6 मोल आपके पास FeSO4 के हैं, 3 आपके पास H2SO4 के हैं। तो टोटल कितने हो गए, 3, 6, 9 और 1, 10। यानी कि आप अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो आपके पास यहाँ पर 10 है जो आपके पास टोटल रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या इसका जो ऑर्डर है वो 10 हो जाएगा, बताओ? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, क्या इसकी मोलिकुलैरिटी आपके पास 10 है? बिल्कुल है भाई। यहाँ पर आपके पास जो है 10 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट है जो कर रहे हैं, लेकिन मोलिकुलैरिटी जो है ना यहाँ पर आपके पास 10 नहीं बोल सकते आप, क्योंकि बेसिकली ये एक कंप्लीट एक सिंगल रिएक्शन नहीं है। आपको दिखाई दे रही है कि एक सिंगल रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन ना एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स की रिएक्शन थी, और इसको इन्होंने एक स्टेप में यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। तो इसकी मोलिकुलैरिटी या ऑर्डर यहाँ पे 10 नहीं है। वहीं अगर हम ऊपर वाले रिएक्शंस की बात करें तो ये सिंपल रिएक्शंस है, एलिमेंट्री रिएक्शन आप इसको बोलते हो। यहाँ पर एक ही स्टेप में आपको रिएक्शन देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात करते थे इस वाली रिएक्शन की, तो इसका आपके पास मोलिकुलैरिटी 1 थी, यानी यूनिमोलिकुलर थी, और इसका ऑर्डर भी 1 था। वही यहाँ पर इसका जो ये वाली जो रिएक्शन थी, इसका जो आपके पास ऑर्डर था वो 2 था और मोलिकुलैरिटी भी 2 थी। वही ये वाले रिएक्शन में आपके पास 3 था जो मोलिकुलैरिटी थी। ठीक है, ओके। तो यही बातें आपको समझते हुए चलनी है। ये एलिमेंट्री रिएक्शंस थी, लेकिन यहाँ पर जो आपको रिएक्शन गिवन है, ये वाली जो रिएक्शन गिवन है, इट इज़ नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि शायद इसका जो ऑर्डर होगा या इसकी जो मोलिकुलैरिटी होगी वो 10 होगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसकी जो मोलिकुलैरिटी है वो 10 बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका ऑर्डर कितना है फिर? तो इसका ऑर्डर आपके पास होता है 2। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो होता है 2। यहाँ पर ही आपके पास लिखी हुई है चीज़ें। दिस रिएक्शन अपैरेंटली सीम्स टू बी ऑफ 10th ऑर्डर, बट एक्चुअली ये 2nd ऑर्डर की रिएक्शन है।
आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो मैंने बताया आपको ऐसे पता ही नहीं चलेगा, आपको एक्सपेरिमेंट है जो करने पड़ेंगे तब जाके आपको पता चलता है, क्योंकि ऑर्डर बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं पता किया जाता। सिंपल आप रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर क्या होगा या इसकी मोलिकुलैरिटी क्या होगी, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट है जो करने पड़ते हैं। समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर? अब आपको यहीं पर इसी पेज पर कुछ चीज़ें और गिवन है जो कि ऑर्डर से रिलेटेड हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर गिवन है दैट इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। मतलब आप इसको एक्सपेरिमेंट से है जो पता करोगे, आप इसको ऐसे ही नहीं बता सकते। ये ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन मॉलिकुलैरिटी कभी भी आपकी ज़ीरो नहीं हो सकती या नॉन इंटीजर नहीं हो सकती। मॉलिकुलैरिटी हमेशा एक होल नंबर होता है, ठीक है। और आपका ऑर्डर माइनस में भी हो सकता है, आपका ऑर्डर जो है नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर, ठीक है। लेकिन मॉलिकुलैरिटी हमेशा एक होल नंबर होती है, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे आपको एक चीज़ गिवन है कि आपका जो ऑर्डर होता है वो सिर्फ एप्लीकेबल है, जो आपका ऑर्डर होता है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन मॉलिकुलैरिटी सिर्फ आपके एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है। इसलिए अगर आप ये बोल रहे हो कि ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी ये वाली, तो इसके पास तो 10 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे थे, तो क्या इसकी मॉलिकुलैरिटी 10 है? नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे मॉलिकुलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक स्टेप में एक अलग मॉलिकुलैरिटी है जो होगी, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये प्रॉपर आपका लेक्चर बेस्ड होता है। आप पहले लेक्चर को समझिए, जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसके नोट्स पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी हाइलाइट्स को पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्योंकि ऑर्डर होता क्या है, मॉलिकुलैरिटी है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो ये सारे जो टर्म हैं आपको अजीब लगेंगे अगर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी हाइलाइट्स को पढ़ोगे। एनसीईआरटी हाइलाइट को पढ़ने का तरीका होता है कि आप पहले अपने कंसेप्ट को है जो क्लियर करिए, जो आपके लेक्चर बेस्ड होते हैं, जो हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, उसके बाद जो है आप इसको सुनिए बैठ करके, ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें थर्ड पॉइंट है जो लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट इज हियर वी गो। For complex reaction, order is given by the slowest step and molecularity of the slowest step is same as the order of the overall reaction. यानी अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं, यानी ऐसी रिएक्शन जो कि बहुत सारे स्टेप्स में है जो होती है, तो ऐसी रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है वो उसके उस वाले स्टेप से पता चलता है जो कि सबसे स्लो था, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप था। उसी से आप पता करते हो कि ये रिएक्शन का रेट जो है ये वाला स्टेप जो है डिटरमाइन करेगा, ऑर्डर जो है ये डिटरमाइन करेगा। उसी को आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल रहे होते हो, है ना। मतलब बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी ऑर्डर डिटरमाइनिंग स्टेप, जो आपका सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा, जिसकी स्पीड सबसे कम होगी, उसी से आप ऑर्डर पता करते हो, ठीक है। और ऐसे स्टेप के लिए जो सबसे स्लो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए, उस स्टेप के लिए मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर बराबर आता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो दे रखी हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है आपके पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर अनकॉमन, यानी कि जो आपकी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती, आमतौर पे देखने को नहीं मिलती, बट दे अकर एट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस पर है जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं। सम एंजाइम्स catalyze reactions and the reactions which occur on metal surface are few examples of zero order reactions. कुछ एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती है, एंजाइम वाली रिएक्शंस, वो सब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। या फिर आपके पास एक और एग्जाम्पल है, द डिकम्पोजिशन ऑफ गैशियस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी जब आप अमोनिया को जो है हीट कर रहे होते हो, है ना, ये वाली रिएक्शन, इसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस, है ना। अमोनिया जो गैस होती है उसको हीट किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर में, ठीक है। तो जैसे ही आपको देखें पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस पर आपको हीट किया जाता है और आपको कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो दिखाई देते हैं, जैसे आपको यहाँ पे N2 और H2 दिखाई दे रहा है, तो ये हेबर्स प्रोसेस है। तो ये भी एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है।
अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका प्लेटिनम होता है वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, ठीक है। और हाई प्रेशर पर जो आपका मेटल होता है उसके अंदर गैस भर जाती है, क्योंकि जो आपका प्लेटिनम मेटल होता है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, और क्योंकि हम अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है जो लिबरेट होगी, तो जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हो, इस रिएक्शन को करते हो, अमोनिया गैस लेते हो, उसको हीट करते हो प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ, तो आपको H2 भी मिलता है, N2 भी मिलता है। तो H2 जो गैस होती है वो इस प्लेटिनम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और आपको लिबरेट होती हुई कौन नज़र आती है? नाइट्रोजन गैस। ओके, तो आपको एक एग्जाम्पल और है जो गिवन है यहाँ पर रिलेटेड टू द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज़ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI, ठीक है। यानी आपका जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है उसका जब आप डिकम्पोजिशन करते हो तो उस वो भी आपका जो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं अब हम यहाँ पर। नेक्स्ट आपको जो चीज़ यहाँ पढ़नी है दैट इज़ रिलेटेड टू हेयर। यहाँ पे लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास, दैट इज़ all natural and artificial radioactive decay of unstable nuclei take place by first order kinetics। यानी जितनी भी हमारे डिके वाली रिएक्शंस होती है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, यूरेनियम का डिके हो रहा है या कोई भी आपके पास अदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका डिके हो रहा है, तो जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है आपकी, वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है, यानी कि पहले ऑर्डर में रिएक्शंस की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये चीज़। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पर। अब हमें कुछ एनर्जी प्रोफाइल्स एंड डायग्राम्स की बातें हैं जो करनी है। फॉर एग्जांपल हियर वी गो, ये है कुछ आपके पास चीज़ें यहाँ पर। जैसे सबसे पहला यही आपके पास डायग्राम है, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है। अब इसमें क्या बताने की कोशिश हुई है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यानी कि वाई एक्सिस जो आपकी है उसमें आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स एक्सिस में आपके पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपकी वो क्या होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या है, ये सब आपको चीज़ें बताने की कोशिश हुई है। तो ये वाला जो डायग्राम है ये प्रॉपर्ली आपको आगे दे रखा है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं, वहाँ पे इसको क्लियरली आपको समझ में आएगा। ये वाला डायग्राम तो ये एग्जैक्टली सेम ही है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में आपको जो है गिवन है चीज़ें, तो यहाँ से हम समझने की जो है कोशिश करेंगे। इसमें देखिए पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर आपको है रिएक्टेंट रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब हुआ क्या यहाँ पर आपके पास, मान लीजिए रिएक्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है रिएक्टेंट है, ठीक। अब क्या होगा, आपने बिना कैटलिस्ट के सिंपल रिएक्शंस को आप लेकर के गए और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट हैं जो बन गए, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट है जो यहाँ से बन गया। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक जो आपने एनर्जी लगाई, इट इज़ व्हाट, इट इज़ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट। भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है आपको लेक्चर से पता चलेगा, इसलिए मैंने बताया आपको पहले लेक्चर्स है जो पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये जो इतनी एनर्जी है ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है बिना कैटलिस्ट के। फिर हमने क्या किया, हमने रिएक्शंस जो है करी और उस रिएक्शंस में हमने क्या करने की कोशिश करी, उस रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट है जो यूज़ करने की कोशिश करी, ठीक है। अब कैटलिस्ट यूज़ करने से क्या होगा, कैटलिस्ट जैसे हमने यूज़ किया तो आपकी जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी है जो बन गई। तो इस बार आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पर क्या किया, इस बार जो आपकी एनर्जी है वो इतनी है, सिर्फ इतनी है सिर्फ। तो ये वाली जो एनर्जी है रेड वाली, इट इज़ एनर्जी विद कैटलिस्ट। तो देखो आपने जब कैटलिस्ट लगाया तो आपको एनर्जी जो है कम देनी पड़ी, है ना, लेकिन जब आपने
देखो आपको कम एनर्जी जो है देनी पड़ी यहाँ पर, लेकिन जब आपने यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं लगाया था तो आपको ज़्यादा एनर्जी जो है वेस्ट करनी पड़ी। प्रोडक्ट आपका वही बन रहा है देखो। तो कैटलिस्ट से क्या होता है, आपका जल्दी प्रोडक्ट बन जाता है, कम एनर्जी के साथ बनता है, और बिना कैटलिस्ट के आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है और एफिशिएंसी भी कम होती है, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, अब वापस से वहीं पे चलते हैं। एक और ग्राफ वहाँ पे आपको गिवन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको डिस्कस करते हैं। ये है आपके पास डायग्राम जो आपको यहाँ पे समझते हुए चलना है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे आपको दो कोऑर्डिनेट है अगेन। एक है आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपको वाई एक्सिस में है जो गिवन है, और ये है आपके पास एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट गिवन है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अब हुआ क्या है इसमें, जैसे हमने टेम्परेचर T है मान लीजिए लिया और रिएक्शन को कराने की कोशिश हुई, तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है टेम्परेचर को 10 से बढ़ा दिया। मतलब मान लीजिए पहले आपका जो टेम्परेचर था वो 100 केल्विन था, मान लीजिए आपका 100 डिग्री सेल्सियस था, चलो केल्विन छोड़ो, डिग्री सेल्सियस ले लो, यानी मान लीजिए आपका पहले जो है आपका 100 है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उसमें 10 प्लस कर रहे हो, मतलब आप जो है टेम्परेचर अब 110 है जो लेकर के चल रहे हो। तो जैसे ही आपने जो टेम्परेचर है वो 110 लिया, तो आपका जो रेट है, ठीक है, जो आपका जो रेट है, एक मिनट, यहाँ पे जो आपका रेट है वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। और ये जो रेट है आपके पास दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो रेट इंक्रीज हुआ इतना यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपको, तो ये रेट ऑलमोस्ट डबल है, पहले वाले के ऑलमोस्ट डबल है। यानी यहाँ से आप कंक्लूजन क्या निकालोगे, यहाँ से आप कंक्लूजन ये निकालोगे कि अगर हम टेम्परेचर को 10 से इंक्रीज कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 से इंक्रीज कर देते हैं, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो आपको समझते हुए चलनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है आपके पास, ध्यान से सुनेंगे, इनहिबिटर का कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने आपको बताया, हमें आपको लेक्चर्स मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि आपके जो कैटलिस्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव होते हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, और नेगेटिव होते हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ है जो कर रहे होते हैं। तो नेगेटिव कैटलिस्ट का एक पर्टिकुलर नाम आपको दिया जाता है, और उस पर्टिकुलर नाम को हम क्या कह रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर नाम को हम इनहिबिटर है जो कह रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा कैटलिस्ट जो आपकी रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करे, उसको हम इनहिबिटर कहते हैं। और ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि कई रिएक्शंस ऐसी होती है जिनका रिक्वायरमेंट होता है कि ये थोड़ी धीरे धीरे हों, बहुत ज़्यादा फास्टली ना हो, तो उन रिएक्शंस में हम इनहिबिटर का यूज़ करते हैं, ना कि कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो जब भी हम कैटलिस्ट बोलते हैं तो जनरली हमारा मतलब होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्योंकि नेगेटिव कैटलिस्ट का एक अलग से नाम है जो रख दिया गया है, दैट इज़ इनहिबिटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें हैं जो लिखी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कैटलाइज डज नॉट ऑल्टर गिव्स फ्री एनर्जी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि क्या कैटलिस्ट गिव्स फ्री एनर्जी को भी चेंज कर सकता है, नहीं, तो इसका आंसर है नो। तो गिव्स फ्री एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैटलिस्ट के यूज़ करने या ना करने से। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को है जो कैटलाइज करता है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के रेट को बढ़ा या घटा सकता है। अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उन पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, कैटलिस्ट उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते हो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन हो सकती है ना, जो खुद से हो सकती है। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इनिशिएट करना पड़ेगा काम, उसको शुरू करना पड़ेगा रिएक्शन को, तो आपका इंटरफेरेंस है जो उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक ऐसी रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उसमें आप उसमें कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर सकते उसका रेट बढ़ाने के लिए। ठीक है, और अगर स्पॉन्टेनियस है जो रिएक्शन खुद से हो सकती है, उसमें आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और आपने पढ़ा होगा 11th में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में,
है ना। तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते कैटलिस्ट से, भले ही आप रेट को बढ़ाओ या घटाओ कैटलिस्ट की मदद से, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपका सेम ही रहता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलता। हालांकि इक्विलिब्रियम को अटेन करने में फास्टर, यानी कि आपका इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए, आपकी रिएक्शन जल्दी अटेन कर ले इक्विलिब्रियम को, उसमें हेल्प करता है। लेकिन इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने से आपका रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें जो आपके पास सबसे लास्ट में एक टॉपिक है जो गिवन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपके पास चीज़ें गिवन है, यहाँ पे बेसिकली बताने की कोशिश हुई है कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी होता है जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, मान लीजिए ये वाला, ये है ए, ठीक है, और हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट है बी। तो ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ टकराएंगे ये बहुत ज़रूरी होता है। अब कोई इस तरीके से आ रहा है ना, और ये इस तरीके से आ रहा है, तो कोलिजन क्या होगा, कोलिजन इनइफेक्टिव हो जाएगा, तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो कोलिजन होने के लिए आपके पास जो टकराने का ओरिएंटेशन है, मतलब किस तरीके से आपस में टकराएंगे, वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए बताया जाता है कि हेड ऑन कोलिजन, यानी कि एक दूसरे के सिर पर एक तरीके से चोट मारेंगे, यानी कि बिल्कुल हेड ऑन, है ना, सिर से सिर मिला के एक दूसरे से टकराएंगे। ये सबसे बेस्ट कोलिजन माना जाता है, ओरिएंटेशन माना जाता है कोलिजन के लिए। जब ये इस तरीके से हेड ऑन कोलिजन करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसके होने की, यानी प्रोडक्ट आपका बन ही जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है जो होती है। ठीक है, so that's it for the video. Meet you soon in the next lecture. Bye.